Hello, welcome to my channel, and we will today cover the M लक्ष्मीकांत पॉलिटी. सो हम लोग क्या करेंगे कि M लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है उसको चैप्टर वाइज रिवाइज करने की कोशिश करेंगे अपने इस PDF के थ्रू. मैं क्या करूँगा कि एक एक लाइन करके मैं चीज़ों को जो भी लिखी हुई है उस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आम भाषा में, आसान भाषा में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ ज़्यादा अच्छे से. तो ये हम चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर 1 है, जो कि डील करता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. तो ये जनरली जो ये चैप्टर होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, तो ये हमने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होता है. ठीक है, तो हिस्ट्री में पढ़े होने के कारण हमें थोड़ा बहुत इसकी आइडिया होती है. तो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं. ठीक है तो ये हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री तो बेसिकली इवेंट ऑफ पास्ट होते हैं. ठीक है, तो पास्ट में बीता हुआ इवेंट ही है, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटी ऑफ इंडिया. इंडिया के पॉलिटी से जुड़ा हुआ है. इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, उसके आने के पीछे का इतिहास क्या है, उसको हम इस चैप्टर के द्वारा समझते हैं. इसलिए ये चैप्टर जो होता है पॉलिटी में हमें पढ़ना पड़ता है, दो हमें हिस्ट्री में भी ये चैप्टर दिखता है. ठीक है, तो अगर आप लोगों से, कई लोगों के मन में ये मतलब भावना रहती है कि आखिर दो बार हम इसे, ये तो हिस्ट्री है, पॉलिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो फॉर दैट कि ये हिस्ट्री है बट ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है. सो वी शुड ऑल्सो नो कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस. ओके, तो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली आया है, जब हम वो जानेंगे तभी तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उनके जो बेसिक जो भी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फिर समझ पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन लाइन करके समझना है. तो फर्स्ट चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं. पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? द ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600. तो हम ये जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? 1608 में. किस फॉर्म में आए? तो ट्रेडर के फॉर्म में आए. ठीक है, उस ट्रेडर इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी. इस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट ट्रेडिंग की किसने दी थी इंडिया में? तो क्वीन एलिजाबेथ I ने दी थी 1600. नाउ आप समझिए कि ये 1608 में इंडिया आए, लेकिन जो से वो ब्रिटेन रहा होगा, तो उस ब्रिटेन के जो उस समय तो मोनार्क की सिस्टम थी, तो मोनार्क से परमिशन लेना पड़ता था आपको, जो होता है दूसरी जगह से जाके ट्रेड करने के लिए. ठीक है, तो वो परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते थे. तो ये परमिशन जो था वो उनको क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था. किस कंपनी को उन्होंने ग्रांट किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया. ये एक तरफ से आप समझ लीजिए कि एक एयरपोर्ट है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एयरपोर्ट है. ठीक है, लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमने किसी थर्ड पार्टी का हेल्प लिया. तो डिफरेंट पार्टीज़ थी, उनमें जिससे ज़्यादा अपना जो भी दाव पेच है वो अच्छा से रखा होगा, अपनी पीसी अच्छी रखी होगी, उसे वो प्रोजेक्ट मिल जाता है. सिमिलरली यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो है इंडिया के संग जो ट्रेडिंग राइट थी उसकी एक्सक्लूसिव राइट्स प्राप्त कर ली थी. मतलब कि केवल ये और ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया से ट्रेड कर सकती थी, ब्रिटेन की कंट्री से. ओनली फ्रॉम, हम ये ब्रिटेन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें 1600 में दिया था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट समझ में आया कि वो 1600 कब कैसे आए थे? 1608 में वो एक ट्रेडर की तरह आए थे, एक व्यापारी की तरह हमारे आए थे. उस जो व्यापारी थे, तो वो व्यापारी कैसे आए थे? एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं आए थे, वो आए थे एक संस्था के रूप में. उस संस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की संस्था इंडिया में क्यों आई? क्योंकि इस कंपनी को उस समय की क्वीन, जो मोनार्क सिस्टम था, जो राजा की प्रथा थी, उसके अंतर्गत वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने इन्हें 1600 में यह परमिशन दिया था कि आप एक्सक्लूसिव मतलब कि किसी एक व्यक्ति के पास ही वो पावर होना, एक्सक्लूसिव राइट जो है आप इंडिया के संग जो है ट्रेडिंग का रखते हैं. तो इसके तहत जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में 1608 ईस्वी में आई थी. Now, in 1765, the company, which till then had purely trading functions, obtained the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. Now, तो ये जो 1608 से जर्नी शुरू हुई, तो ये जर्नी 1765 तक किस तरह गई? ये जो कंपनी अभी तक केवल एक ट्रेडिंग फंक्शंस के रूप में आई थी, वो तो ट्रेडर के रूप में आए थे, उन्हें हमारे यहाँ ट्रेड करना था, स्पाइसेस एंड एक्सेट्रा. ठीक है,
तो वो जो ट्रेडिंग फंक्शंस वो कर रहे थे, उन्होंने वो ट्रेडिंग करने में क्या होता है कि जब ट्रेड करते हो तो जैसे उनकी कंट्री में उनके किंग्स या मोनार्क जो होते हैं वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, सिमिलरली जो हमारी कंपनी में जो लोकल रूलर्स होंगे उनसे इन्हें परमिशन लेना पड़ता होगा, उन्हें ये टैक्स देना पड़ता होगा, ठीक है। तो जब ये टैक्स देना हो और उनके लोकल रूल से गवर्न हो रहे हैं तो उनको टोटल फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेडर ये चाहेगा कि मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स ले, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से हो। आज के समय में भी देखो कंपनीज जो होती है यही कोशिश करती हैं कि टैक्स जितने कम हो सके उन पे, और जो होता है उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के लॉबिंग करती रहती हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इंडिया में जब वो लगातार ट्रेड कर रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें जो है इंडिया में अगर टैक्सेशन का पावर मिल जाए या रेविन्यू का पावर मिल जाए, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जबकि रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी सरकार जो कलेक्ट करती है अपने खर्च को चलाने के लिए एज ए इनकम टैक्स के थ्रू अदर थ्रू, वो रेवेन्यू होता है। तो मेनली वो टैक्स ही होता है। और दूसरा होता है सिविल जस्टिस मतलब जो भी लोकल रूल वगैरह होंगे वो बनाने का अधिकार। तो इन्होंने क्या किया कि 1765 में कुछ आफ्टर सम वॉर बैटल ऑफ प्लासी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्होंने दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी का अधिकार का मतलब हो गया कि ये टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और साथ ही साथ लोकल रूल्स अपने हिसाब से बनवा सकते थे। इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं किया था, इन्होंने इसे जो होता है इनडायरेक्ट वे में किया था, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो कहाँ कहाँ की दीवानी इन्हें मिल गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 जगह की जो है इन्हें आपको आप देख सकते हो कि मिल गई थी दीवानी डायरेक्ट। नाउ यहाँ से क्या हुआ, इनको सिविल पावर मिला और रेवेन्यू पावर मिला, मतलब स्टेट के 2 इम्पॉर्टेंट पावर्स इनको मिलने शुरू हो गए। यानी कि अब ये केवल कंपनी एक नॉर्मल कंपनी नहीं रह गई, बल्कि इसके पास कुछ स्टेट्स के भी पावर आने शुरू हो गए, एक सरकार के पावर आने लगे, ठीक है। जब सरकार का पावर आने लगता है तो आप जो होता है दूर से एक कितनी भी दूर से रहना चाहो आप ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हो, आपको उसके अंदर एंट्री करना पड़ता है। तो इसी के तहत जो होता है इनको डिफरेंट रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई कि जो ये टेरिटरी शुरू में इनके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा था उसको किस तरह से गवर्न करेंगे, इसके लिए इनको रूल्स बनाना पड़ा, ठीक है। उसमें भी खासकर इसलिए क्योंकि जो 1765 था यानी 1765 इससे लेकर 1773 के बीच में जो एक वैक्यूम था, पॉलिटिकल वैक्यूम, जो इन्होंने तो दीवानी प्राप्त कर ली लेकिन वो तो एक वैक्यूम है, इसमें इन्होंने अपना एक सिस्टम बना के एक रूल कर रहे हैं, कंपनी का पूरा अधिकार है, कंपनी अपना मनमानी कर रही है, ठीक है। तो इसमें तो वहाँ के स्टेट को भी लॉस हो रहा है, ठीक है, जो मोनार्क हैं उनको भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए उनको ये समझ में आया कि ऐसे में जो है इनका चूँकि लॉस है तो दे नीड टू हैव प्रॉपर लॉस टू गवर्न दिस प्लेसेस, so that the East India Company also comes under that particular rules and regulations, and through this the governance part of these places will be done, and it will be ensured that the company जो भी पा रही है एक्सेस, ठीक है, यहाँ के एसेट से रेवेन्यू से चीज़ों को, वो उनकी स्टेट तक पास हो पाए सही से, क्योंकि ये मेयर एक इंस्ट्रूमेंट ही थे ना स्टेट के, उनको दी गई थी, उनके बदले तो कुछ पा रहे थे, उसमें उनका कट कम हो रहा है, सो दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, ठीक है। खासकर मोनार्क सिस्टम जो कि जो होता है आप जानती हो किस तरह से वर्क करता है। और दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर इन 1850, ठीक है। तो ये इसकी तरह इसका टेरिटोरियल पावर जो होता है ये बनना शुरू करो। टेरिटोरियल पावर क्या होता है? ऐसी पावर, ऐसा स्टेट, ऐसे मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है अब लैंड पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया उसने। टेरिटोरियल पावर, टेरिटरी में लॉ बनाने का पावर, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर इसके पास आ गया। तो इन 1858 इन द वेक ऑफ द सिपोई मिटोनी द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब ये इसके बाद से एक कुछ रूल रेगुलेशन बने, ठीक है। इन रूल रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें हो रही थी, लेकिन इन रूल रेगुलेशंस के बाद जो ये ईस्ट इंडिया कंपनियाँ रूल कर रही थी उसमें कुछ कमियाँ थी, ठीक है, और कुछ ऑपरेशंस थे और डिफरेंट रीजन्स थे जो आपके पड़े हो गए हिस्ट्री में। जो 1757 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, क्या कारण रहे होंगे उसके, तो उनके तहत जो होता है फाइनली जो क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ 1857 में, और फाइनली जो है जो क्वीन थी, जो वहाँ के जो मोनार्क सिस्टम जो थे, उनको डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन जो थे उनको पावर जो है वो अज्यूम करना पड़ा, मतलब अपने हाथों में लेना पड़ा। तो उसके बाद के नए रूल्स रेगुलेशन आप देखते हो। तो इन 1815 इन द वेक ऑफ द सिपोई मिटनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म, अब वो डायरेक्ट रूल करेंगे। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1940। और ये जो रूल था जो कि
1858 से शुरू हुआ डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब कि वहाँ की क्राउन का, वो ख़त्म हुआ फाइनली जब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 जो पास हुआ और इंडिया को आज़ादी दिया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान 2 डिफरेंट डोमिनियंस वे क्रिएटेड, सेपरेट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन, ठीक है। तो विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिपेंडेंस आ गई हमारे पास, तो इंडिपेंडेंस जो हमने क्यों हासिल किया था, गवर्न करने के लिए अपने हिसाब से। तो जब हमको गवर्न करना है तो हमको अपने गवर्नेंस के एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, कि हम कैसे रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, किसके पावर, किस चीज़ की पावर होनी चाहिए, ठीक है। सारा पावर जो होता है किसी एक व्यक्ति के पास में होना चाहिए या डिवॉल्व होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट कि राइट्स किसको मिलनी चाहिए, किसको जो होती है ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं, फिर वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का डिज़ाइन था। तो इंडिपेंडेंस के संग हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ा कि कैसे हमारा जो होता है रिटन रूल हो, जिसके जिसके थ्रू हमारी जो कंट्री जो है उसका गवर्नेंस होगा, हमारे गवर्नेंस का एक डिज़ाइन होगा। तो हेंस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म फॉर दिस पर्पज इन 1946। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, और वो लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, और जो जगह पे इकट्ठा होकर जो आपस में डिबेट करके जो ये बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उस असेंबली का, जैसे आज के समय लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, पार्लियामेंट एक असेंबली है, ठीक है, उसी तरह उस असेंबली का नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो संविधान सभा है, वो संविधान वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती थी। और ये कब बनाया गया, 1946 में, ठीक है। किस लिए, भारत आज़ाद हो रहा था, उसे एक संविधान की ज़रूरत थी। एंड ऑन जनवरी 1950 और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फाइनली जो होता है वो आया, इसको जो फाइनली पास किया गया। और वहाँ तब से जो होता है हम जो होता है रिपब्लिक स्टेट जो है इंडिया की, उसके जो भी नेचर है और जो पावर्स हैं उनका क्लियर कट डिमार्केशन जो है वो हम देखने मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। However, various features of Indian Constitution and polity have their roots in British rule। लेकिन आप देखोगे जो हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स अडॉप्ट किए हुए हैं, वो जो फीचर्स हैं वो एक्चुअली उनका जो रूट्स है, मतलब उनका जो जड़ है वो ब्रिटिश सिस्टम है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो गया, ठीक है, और गवर्नर जनरल जैसी पोस्ट थी, तो इस समय भी गवर्नर से पोस्ट मिलते हैं। तो बहुत इस तरह कई सारी जो चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगा, जो सेडिशंस के लॉ हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना नहीं है उसका, दिस इज जस्ट अलग से अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लॉ वो आता है उसके अंतर्गत। तो इस तरह आप देखते हो कि कैसे जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बहुत सारे जो हमारे प्रावधान थे, जो फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका जो ओरिजिनल रूट है वो ब्रिटिश सिस्टम में है। केवल ब्रिटिश नहीं, अमेरिकन एंड अदर चीज़ों से मिलता है। तो हम जब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारी हिस्ट्री में ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल जो भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है वो क्यों किया है, ठीक है। So there was certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and function of government and administration। So different ये rules लाए थे, तो उनके वजह से क्या हुआ था कि हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क बना हमारे यहाँ, किसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बना, कि किस तरह जो होता है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो वो जो जैसे जो पार्लियामेंट जैसी बॉडी बन गई, ठीक है, तो वहाँ पे शुरू में जो असेंबलीज बनी, ठीक है, स्टेट असेंबलीज बनी, फिर उनको कैसे गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पोजीशंस, तो वो धीरे धीरे जो होता है वो चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क तैयार हुआ, तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ से अडॉप्ट की है जो कि ब्रिटिश मतलब उनका रूट्स जो है वो ब्रिटिश सिस्टम से ही है। तो उन चीज़ों को भी हम समझेंगे क्यों हमने उसे अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे पास एक लीगल सिस्टम तैयार था और उस सिस्टम को कंटिन्यू करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर उसे कंटिन्यू ना करके कोई नया सिस्टम अडॉप्ट कर लेते तो शायद हमारे लिए एक एनार्किकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एनार्किकल सिचुएशन मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें वी डोंट नो कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट विल बी हैपनिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है हम चीज़ों को हमारे लिए जो होती दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि हम एक नए आज़ाद देश थे और हमारे देश में समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो नाउ दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दे आर एक्सप्लेन्ड हियर इन द क्रोनोलॉजिकल। तो यही जो इवेंट्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजी मतलब कि क्रमबद्ध रूप से जो है बताया गया है, जिसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक है कंपनी का रूल जो कि 1773 से 1858, 1773 से 1858, 1765 में दीवानी की राइट मिली, 1765 से 1773 के मनमानी की इन्होंने, एक मिस गवर्नेंस था, मिस एडमिनिस्ट्रेशन था, साथ ही साथ स्टेट ब्रिटेन के स्टेट को भी काफ़ी लॉस था। तो उसके बाद से जो होता है कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि कंपनी की रूल भी जो है वो कैसे चलेगी। तो वो चली 1773 से 1858 तक। आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी इनको लगा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा हाथ देना जो होता है खुले हाथ, दैट विल नॉट बी गुड,
ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और उस दौर को हम क्राउन रूल कहते हैं, जो कि 1858 से लेके 1947 तक था। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद जो होता है हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एक बार में ही नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।